एक ऐसा छोटा सा कमरा जहां सीलन की महक को ना किताबों की खुशबू दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और दीवारों पर वो भारत के बड़े बड़े नक्शे चिपके हैं। संविधान के अनुच्छेद हाइलाइटर से एकदम रंगे हुए हैं। हाँ वही। और कोने में रखे स्टोव पर जो उबलती हुई चाय है, वो उस दबाव का प्रतीक है जो वहाँ हर छात्र महसूस कर रहा है। इस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में जहां हर युवा का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने की होड़ पर टिका है। सही कहा। और हम अक्सर ना इस पूरे संघर्ष को बहुत ही रोमानी या यूं कह लें कि एक रोमांटिक नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या होता है जब इस संघर्ष से कोई एक इंसान तो उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाता है और दूसरा वहीं उसी अंधेरे में छूट जाता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री अध्ययन को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो है डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास अनचाहे अंतराल जी। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस उपन्यास की कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हमें ये समझना है कि सफलता अक्सर उन लोगों की बलि क्यों मांगती है जिन्होंने हमें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी नींव की ईंटें तक निकाल कर दे दी थी। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो ये है कि हम आमतौर पर सफलता को एक बहुत ही सीधी लाइन की तरह मानते हैं कि भाई हमने मेहनत की, हमने परीक्षा दी और हम सफल हो गए। हाँ, मतलब एक बहुत ही लीनियर प्रोसेस लगता है सुनने में। एग्जैक्टली। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मानवीय मनोविज्ञान और रिश्तों के भीतर जो एक अदृश्य विखंडन चल रहा होता है, उस पर बहुत कम बात होती है। ये जो स्रोत सामग्री है अनचाहे अंतराल, ये कात्यायनी, जिसे सब कैटी कहते हैं, और दया नारायण अग्निहोत्री के माध्यम से ठीक उसी विखंडन को रेखांकित करती है। तो ये सिर्फ दो प्रेमियों के बिछड़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जब महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो रिश्तों के बीच कैसे एक ऐसा अंतराल या गैप आ जाता है जिसे फिर कभी भरा नहीं जा सकता, ये उसकी एक बहुत ही निर्मम चीरफाड़ है। तो चलिए इस चीरफाड़ की शुरुआत उस नींव से करते हैं जहां ये रिश्ता पनपा था। कहानी की शुरुआत में कैटी और दया मुखर्जी नगर में एक साथ रह रहे हैं, लाइक लिव इन रिलेशनशिप में। कैटी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और दया, जो खुद एक बेहद मेधावी और होशियार छात्र है, वो क्या करता है, वो अपनी पीसीएस और सीजीएल की तैयारी को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल देता है। यही तो, वो कैटी के लिए अखबारों का विश्लेषण कर रहा है, उसके लिए नोट्स बना रहा है। मुझे ना ये देख के थोड़ा अजीब लगा। मतलब दया मुझे उस बूस्टर रॉकेट की तरह लग रहा है जो किसी अंतरिक्ष यान को गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए अपना सारा ईंधन जला देता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और वो ये जानता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उस रॉकेट को अलग होकर नष्ट ही होना है। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस तरह के समर्पण को प्रेम कहकर महिमा मंडित नहीं कर रहे? क्या किसी रिश्ते में एक इंसान का दूसरे के लिए पूरी तरह से अपना वजूद मिटा देना लाइक स्वस्थ है, या ये शुरुआत से एक भयंकर सहनिर्भरता या कोडिपेंडेंसी थी जो आगे चलकर तबाही ही लाती? मैं सच में ही सोच रही थी। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक आकलन है आपका। जब हम किसी रिश्ते में अपना 100% अस्तित्व किसी और के लक्ष्यों में विलीन कर देते हैं ना, तो हम दरअसल उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस व्यक्ति की सफलता को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अरे बाप रे! मतलब वो इंसान एक प्रोजेक्ट बन जाता है। बिल्कुल। दया के मनोविज्ञान को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने कैटी को अपना अभिमान बना लिया था। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य है जहां दोनों कनॉट प्लेस में एक लव मीटर मशीन पर हाथ रखते हैं। हाँ, ये दृश्य दिखाता है कि जब उनके पास समाज को दिखाने के लिए कोई रुतबा या पद नहीं था, तब उनका जुड़ाव पूरी तरह से उनके साझा संघर्ष पर टिका था। लेकिन यहीं पर दया और कैटी के मानसिक ढांचे का जो बड़ा अंतर है वो स्पष्ट होता है। वो कैसे? मतलब दोनों ही तो संघर्ष कर रहे थे ना? कर रहे थे, पर दया उस रिश्ते में एक ठहराव खोज रहा है, एक पूर्णता। उसे लगता है कि कैटी का बन जाना ही उसका बन जाना है। दूसरी तरफ उपन्यास कैटी के व्यक्तित्व को एक रंगीन कैनवस कहता है। रंगीन कैनवस मतलब उसे जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। सही पकड़ा। वो एक ऐसी लड़की है जिसके भीतर की उत्कंठा बहुत बड़ी है। उसे सिर्फ एक ठहराव नहीं बल्कि सब कुछ चाहिए। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या उनका वो जो 100% वाला जुड़ाव था वो वाकई में प्रेम था या लाइक सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्ड था? ट्रॉमा बॉन्ड, ये दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, मतलब जब दोनों संघर्ष कर रहे थे,
तो दोनों को एक दूसरे के सहारे की सख्त जरूरत थी। हाँ। लेकिन जैसे ही वो संघर्ष खत्म होता है, वो नींव खिसक जाती है। बिल्कुल। क्योंकि कहानी तब पूरी तरह से एक नया मोड़ लेती है जब दोनों को सफलता मिल जाती है। बिल्कुल। कैटी का आईएएस में चयन हो जाता है और दया यूपी पुलिस में डीएसपी बन जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दया भी कोई असफल इंसान नहीं है भाई, वो एक राजपत्रित अधिकारी है, गैजेटेड ऑफिसर है। लेकिन जैसे ही कैटी आईएएस बनती है, मुखर्जी नगर के उस बंद कमरे का जो एकांत था वो टूट जाता है और वहां समाज और परिवार घुस आते हैं। और यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। बिल्कुल। कैटी की माँ बेला और भाई तपस दया को कैटी के दर्जे से कमतर आंकने लगते हैं। और मैं यहाँ ना थोड़ी देर के लिए शैतान का वकील या डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बताइए क्या सोच रही हैं? अगर हम कैटी और उसके परिवार के नजरिए से देखें तो क्या वो गलत है? मतलब जब एक इंसान समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गया है, तो क्या ये व्यावहारिक नहीं है कि वो अपने ही रुतबे का जीवन साथी चुने? क्या हम सिर्फ इसलिए कैटी को स्वार्थी कह सकते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने का एक प्रैक्टिकल फैसला लिया? यहीं पर इस कहानी का समाजशास्त्रीय पक्ष सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आता है। देखिए, बात कैटी के सही या गलत होने की नहीं है, बात तो सामाजिक संरचना की है जो सफलता के बाद हमारे चश्मे का नंबर ही बदल देती है। चश्मे का नंबर बदल देती है, ये बहुत सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि जब आप संघर्ष के दौर में होते हैं तो आपको एक सहयात्री की जरूरत होती है जो आपका बोझ बांट सके। लेकिन जब आप सत्ता या रुतबे के शिखर पर होते हैं तो समाज आपसे ये अपेक्षा करने लगता है कि आपका जीवन साथी ना आपका एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए। तो इंसान एक ट्रॉफी बन जाता है। बिल्कुल। इस संदर्भ में स्रोत में दया के दोस्त सुहेल का एक बहुत ही तीखा संवाद है। सुहेल कहता है कि सफल होने पर लड़का असफल लड़की से शादी कर लेता है, पर सफल लड़की असफल या कम सफल लड़के से शादी नहीं करती। बाप रे, ये लाइन तो एकदम मतलब चुभने वाली है। चुभने वाली है, पर यही यथार्थ है। यह संवाद पुरुष और स्त्री के विवाह के मापदंडों में सदियों से चले आ रहे अंतर को उजागर करता है। समाज ने पुरुषों को हमेशा प्रदाता या प्रोवाइडर के रूप में देखा है, इसलिए वे रुतबे में अपने से नीचे की स्त्री को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और महिलाओं के केस में समाज का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग। महिलाओं पर एक अलग तरह का सामाजिक दबाव होता है जिसे हम हाइपरगैमी का दबाव कहते हैं, यानी हमेशा अपने से ऊपर या कम से कम अपने बराबर के रुतबे वाले पुरुष को चुनने का दबाव। कैटी इसी सामाजिक दबाव और अपनी नई महत्वाकांक्षाओं के बीच बुरी तरह घिर जाती है। तो उसे लगता है कि दया के साथ वो सिर्फ एक डीएसपी की पत्नी कहलाएगी। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है उदय जौहरी की, जो एक युवा आईएएस अधिकारी है। कैटी को लगने लगता है कि उदय के साथ जुड़कर वो सत्ता के उस इलीट क्लब का हिस्सा बन जाएगी जहां भविष्य में कैबिनेट सचिव बनने के रास्ते खुलते हैं। ये विश्लेषण तो बहुत ही गहराई तक जाता है। मतलब विवाह अब दो इंसानों का मिलन नहीं रहा, बल्कि ये दो कॉरपोरेट कंपनियों के मर्जर जैसा हो गया है। मर्जर, जहां सिर्फ फायदे और नुकसान की बैलेंस शीट देखी जा रही है। बिल्कुल। और इसी बैलेंस शीट को देखकर कैटी जो कदम उठाती है ना, वो मुझे क्रूर कॉर्पोरेट टेकओवर से कम नहीं लगता। वो दया से पूरी तरह संपर्क तोड़ लेती है, उसे फोन पर ब्लॉक कर देती है, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से हट जाती है और उदय से सगाई भी कर लेती है। एक झटके में सब कुछ खत्म। हाँ, उसने सिर्फ दया को छोड़ा नहीं, बल्कि उसने अपनी उस पूरी बुनियाद को ही डिलीट कर दिया जिसने उसे गढ़ा था। मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सोचकर कि क्या महत्वाकांक्षा इंसान को इस हद तक संवेदनहीन बना देती है। देखिए, महत्वाकांक्षा संवेदनहीन नहीं बनाती, बल्कि वह हमारी कोमल भावनाओं को न बौद्धिकता और तर्क के पिंजरे में कैद कर देती है। कैटी अपनी भावनाओं की हत्या नहीं कर रही है, वो बस उन्हें तर्कसंगत ठहराने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो वो खुद को कैसे जस्टिफाई करती हैं? यहाँ उपन्यास में दो पीढ़ियों की विचारधारा का एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। उदय की मां हैं डायना जौहरी, जिन्हें उपन्यास में उग्र नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म का प्रतीक बताया गया है। उनका मानना है कि विवाह में स्त्री और पुरुष दो अलग अलग इंजन वाली गाड़ियां हैं। दो अलग अलग इंजन? हाँ, दोनों की अपनी रफ्तार है, अपनी महत्वाकांक्षा है। जबकि कैटी मुखर्जी नगर के दिनों में क्या मानती थी? वो मानती थी कि विवाह एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। डायना जौहरी जिस चीज को नारीवाद कह रही हैं, क्या वो वाकई नारीवाद है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ नौकरशाही के उस एलीट वर्ग की चालाकी है जो अपने कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंबिंग या सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की भूख को ना महिला सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं।
क्योंकि मुझे ये सशक्तिकरण कम और रिश्तों का बाजारीकरण ज्यादा लगता है। ये बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। वास्तव में ये नारीवाद का आवरण ओढ़े हुए रिश्तों का बाजारीकरण ही है। जब आप इंसानों को इंजन की तरह देखने लगते हैं ना, तो आप दरअसल उनकी उपयोगिता या यूटिलिटी देख रहे होते हैं। कि कौन सा इंजन मुझे ज्यादा तेज भगा सकता है। बिल्कुल। केटी इसी उपयोगितावादी सोच के प्रभाव में आ जाती है। उसे लगता है कि उदय जौहरी का इंजन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके साथ जुड़ना उसके करियर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम अक्सर उस दूसरे व्यक्ति के मनोविज्ञान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे पीछे छोड़ दिया गया है। दया का क्या होता है? हाँ, सोचिए, जब एक ऐसा पुरुष टूटता है जिसने अपना पूरा करियर, अपना पूरा वजूद किसी और पर लुटा दिया हो, तो उसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है? कहानी ये तो नहीं दिखाती कि दया कमरे में बैठ के देवदास की तरह रो रहा है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत ही डार्क है। वो यूपी पुलिस का एक कुख्यात एनकाउंटर मैन बन जाता है। बिल्कुल, एक बहुत ही हिंसक रूप ले लेता है। अब देखिए, सतही तौर पर देखने में ये किसी बॉलीवुड फिल्म के एक्शन हीरो जैसा लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या ये उसकी उस कुंठा का प्रकटीकरण है कि वो अपने प्यार को तो बचा नहीं सका, और तो अब वो समाज से अपराधियों को मिटाकर उस खालीपन को भरेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कोई सिनेमाई हीरोइज्म नहीं है, बल्कि ये पुरुष मनोविज्ञान में दुख को कंपार्टमेंटलाइज करने, यानी अलग अलग खानों में बांटने का एक क्लासिक उदाहरण है। क्योंकि पुरुषों को तो रोने की इजाजत ही नहीं है समाज में। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। समाज अक्सर पुरुषों को ये नहीं सिखाता कि वे अपनी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी को खुलकर रोकर कैसे व्यक्त करें। इसलिए दया का जो गहरा दुख है ना, वो आक्रामकता और कर्तव्य की एक अतिवादी धुन में बदल जाता है। वो सीन याद है जहां वो तस्वीर तोड़ता है? हाँ, वो कैटी की उस तस्वीर को तोड़ देता है जिस पर लव यू फॉरएवर लिखा था। ये इस बात का प्रतीक है कि उसने अपने भीतर के उस कोमल इंसान को मार दिया है। अब वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि डरने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। डरने के लिए इंसान के पास किसी ऐसी चीज का होना जरूरी है जिसे खोने का उसे खौफ हो। यहाँ स्रोत सामग्री कार्ल मार्क्स के उस मशहूर कथन को एक नई संदर्भ में पेश करती है कि जैसे मजदूरों के पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं होता, वैसे ही टूटे हुए प्रेमियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। गजब की बात कही है। दया का ये एनकाउंटर मैन बनना दरअसल उसके भीतर की उस मृत्यु का बाहरी रूप है, जहां उसका व्यक्तिगत प्रेम अब समाज के प्रति एक खतरनाक और हिंसक जुनून में बदल गया है। मतलब वो उस बूस्टर रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जलकर खाक हो रहा है। बस फर्क इतना है कि उसकी वो आग अब अपराधियों पर बरस रही है। बिल्कुल। लेकिन कहते ना कि जब आप किसी इंसान को महज एक उपयोगिता या यूटिलिटी समझकर छोड़ देते हैं, तो नए और चमकदार रिश्ते में भी एक समय के बाद वो चमक फीकी पड़ने लगती है। कैटी के साथ बिल्कुल यही होता है। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू होता है। उदय के साथ रिश्ते में जाने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि उदय के लिए वो कोई 2 पहियों वाली गाड़ी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक ट्रॉफी है, एक ब्यूटी विद ब्रेन का टैग, जिसे उदय अपने रुतबे को और चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये एहसास कैटी के लिए बहुत ही ज्यादा घुटन भरा रहा होगा। बिल्कुल। और ये घुटन अपने चरम पर तब पहुंचती है जब उत्तराखंड के चक्राता में उनका प्री वेडिंग शूट चल रहा होता है। वो सीन बहुत पावरफुल है। चक्राता का वो दृश्य इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जरा इस दृश्य की परिकल्पना कीजिए। कैटी टाइगर फॉल्स के पास खड़ी है, उदय उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए हैं और कैमरे लगातार चमक रहे हैं। बाहर से सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना, एक सक्सेसफुल पावर कपल। हाँ, लेकिन तभी कैटी के नजर भीड़ में खड़े दया पर पड़ती है। वो दया जो कभी उसके लिए द हिंदू अखबार के नोट्स बनाता था, आज उसे देखकर मुंह फेर लेता है। वो उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। वो अनदेखी कैटी को अंदर तक तोड़ देती है। बिल्कुल। उस एक पल की अनदेखी कैटी के भीतर की उस पूरे बौद्धिक ढांचे को ढा देती है जिसे उसने बड़ी चालाकी से अपने दिमाग में खड़ा किया था। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उदय के रिश्ते में जो है वो एक सशर्त या कंडीशनल मौजूदगी है जो सिर्फ उसके आईएएस होने पर टिकी है। जबकि दया का प्रेम बिना किसी शर्त के था, तब जब वो कुछ भी नहीं थी, एक आम संघर्ष करने वाली लड़की थी। सही कहा। दया ने उसे तब चाहा था जब उसके पास कोई पावर नहीं थी। मुझे ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैटी ने सूरज की रोशनी पाने की चाहत में ना अपने उस पुराने घर को ही आग लगा दी जहां वो कभी महफूज महसूस करती थी। और जब उसे उस चकाचौंध में गर्मी के बजाय सिर्फ जलन महसूस होती है,
तब उसे उस छांव की याद आती है जिसे वो खुद काट कर आई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां किया आपने इस भावना को। तो फिर वो क्या करती है? वो उदय से अपना रिश्ता तोड़ देती है, अपनी सारी तथाकथित जो प्रैक्टिकल सोच थी उसे किनारे रख देती है और अपना सारा अहंकार छोड़कर माफी मांगने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन यथार्थ की दुनिया फिल्मों की तरह नहीं होती। वही तो, हम असल जिंदगी में टाइम मशीन लेकर पीछे नहीं जा सकते ना। जब कैटी वापस दया की ओर मुड़ती है तब तक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी होती है। हाँ, दया अपनी जिंदगी के उस भयानक खालीपन को भरने के लिए और अपने तो उस जतिन के बहुत समझाने पर विवाह के लिए तैयार हो चुका। और उसकी जिंदगी में आ चुकी है अनुभूति, जो पेशे से एक वकील है। और फिर हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे दमदार और मुझे लगता है सबसे भावनात्मक क्लाइमैक्स पर। कैटी सीधे दया के शादी के मंडप में पहुंच जाती है। ये बहुत ही नाटकीय लेकिन गहरा दृश्य है। जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले उस वीआईपी मंडप में रोते हुए अपने प्रेमी को वापस मांग रही है, सब कुछ दांव पर लगाकर। वो दृश्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब इंसान का अहंकार टूटता है ना, तो वो सामाजिक लोकलाजा स्टेटस की परवाह नहीं करता। कैटी दया के सामने पूरी तरह टूट जाती है, माफी मांगती है। और दया का रिएक्शन क्या होता है उस वक्त? दया भी उस वक्त भावुक होता है, क्योंकि वो प्यार पूरी तरह मरा नहीं था, बस उसे कहीं बहुत गहराई में दफना दिया गया था। लेकिन दया उसे बताता है कि अब वो पराधीन है, वो अनुभूति का हो चुका है। और इस पूरे टकराव में ना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और शक्तिशाली दृष्टिकोण अनुभूति का सामने आता है। अनुभूति का किरदार मुझे बहुत मजबूत लगा। हाँ, वो कोई डरी सहमी हुई पारंपरिक दुल्हन नहीं है जो चुपचाप तमाशा देखे। वो एक पढ़ी लिखी स्पष्ट विचारों वाली स्त्री है जो जानती है कि उसका अधिकार क्या है। बिल्कुल, अनुभूति का वो संवाद तो मेरे दिमाग में छप गया है। वो कैटी की आंखों में आंखें डालकर जो कहती है, मैं दधीची नहीं हूं। हाँ, मैं दधीची नहीं हूं। एक स्त्री जब व्रत रखती है तो वो भगवान शिव जैसा वर मांगती है। मैं अपना प्राण यानी अपना पति आपको नहीं सौंप सकती। उफ, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है ये। ये संवाद केवल एक ड्रामा नहीं है, ये इस बात की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक घोषणा है कि बीते हुए समय और टूटे हुए विश्वास को महज आंसुओं के गोंद से वापस नहीं जोड़ा जा सकता। सही बात है, माफी मांगने से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता। देखिए, अनुभूति ने दया को तब अपनाया था जब कैटी ने उसे एक बेकार हो चुके इंजन की तरह मानकर छोड़ दिया था। अनुभूति ने उस टूटे हुए इंसान को समेटा है, उसे जोड़ा है। इसलिए अब जब दया संभल चुका है तो कैटी अचानक आकर उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकती। तो अनुभूति का ये संवाद इस बात को स्थापित करता है कि रिश्ते किसी पोटेंशियल या भविष्य की संभावनाओं पर नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता और आपसी सम्मान पर टिके होते हैं। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अनचाहे अंतराल हमें महज एक असफल प्रेम कहानी नहीं सुनाता। ये हमें बताता है कि कैसे सफलता का नशा, समाज का प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है और खुद को लगातार अपग्रेड करने की हमारी जिद हमारे भीतर के इंसान को मार देती है। और दया का वो आत्मविनाशकारी समर्पण, कैटी का वो महत्वाकांक्षी अंधापन जहां वो अपनी ही बुनियाद को भूल जाती है। और अंततः अनुभूति का अपने स्वाभिमान और अपने वर्तमान के लिए इतनी मजबूती से खड़ा होना, ये सभी हमें मानव स्वभाव के बहुत ही जटिल पहलुओं से रूबरू कराते हैं। और शायद इस स्रोत का सबसे बड़ा जो टेक अवे है या निष्कर्ष है वो यही है कि जीवन के फैसले केवल गणित के नफे नुकसान की तरह नहीं लिए जा सकते। रिश्तों का विज्ञान बहुत अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। जब हम रिश्तों पर कॉर्पोरेट जगत के नियम लागू करने लगते हैं ना, तो हम एक ऐसी सफलता तो पा लेते हैं जिसे बाहर से समाज सलाम करता है, लेकिन हम वो सुकून खो देते हैं जिसे कोई भी पद या पैसा वापस नहीं खरीद सकता। क्या बात है। ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। हम सभी किसी न किसी स्तर पर जिंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। हर कोई भाग रहा है। हाँ, लेकिन आज हमें थोड़ा रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए, क्या ऊपर पहुंचने की उस अंधी दौड़ में हम अनजाने में उन लोगों का हाथ तो नहीं छोड़ रहे हैं जो तब हमारे साथ थे, जब हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जब हम महत्वाकांक्षा के नाम पर सोसाइटी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने जीवन और अपने रिश्तों को अपग्रेड करने की सोचते हैं,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया में हम असल में अपनी ही आत्मा, अपनी ही इंसानियत को डाउनग्रेड कर रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।